बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आज का दिन भी आप अपना उम्मीद कर रहे होंगे कि बहुत अच्छा गुजरे। तो मैं साथ साथ दुआ भी दूंगी, आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि हम सबका भी दिन बहुत अच्छा गुजरे, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी सुबह सजाते हैं जिसमें हम आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आज प्रोग्राम की आगाज़ जो है वो हम करेंगे शहंशाह गज़ल से। और शहंशाह गज़ल कौन थे? हमारे एक ऐसे लेजेंड सिंगर जिनका नाम ना सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उन्हें अपनी कामयाबी का, अपनी आवाज़ का झंडा जो है वो लहराया और इतनी खूबसूरती से गायकी की कि उनका नाम शहंशाह गज़ल पड़ गया। आज उनकी बरसी है और उनकी पैदाइश जो थी वो 18 जुलाई 1927 थी और उसके बाद इंतकाल उनका 13 जून 2012 में हुआ था। और उनकी जो उम्र थी वो 84 थी और उस वक्त तक भी वो गाने गा रहे थे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और मेहनत करते थे, रियाज़ करते थे। और इसीलिए उनकी मेहनत की वजह से उनको ऐसे ऐसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे एजाज़ात से नवाजा गया, जो कि 1985 में मिला। फिर 9 निगार अवार्ड्स फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर उनको हासिल हुए। निशात इम्तियाज़ 2012 में उनको मिला, हिलाल इम्तियाज़ 2010 में उनको मिला, तमगा इम्तियाज़ उनको 2004 में मिला। 70 की दिहाई की बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जिसके उन्होंने बहुत बेशुमार खूबसूरत गायकी की, बहुत सारे फेमस गाने गाए। मतलब एक गाना मुझे शायद याद नहीं है जो उनका फेमस ना हो। जो जो गाने उन्होंने गाए छाप कर गए। इतने खूबसूरत खूबसूरत गीत, ऐसी ऐसी गज़लें, संतोष कुमार साहब हों, नदीम साहब हों, ठीक है, मोहम्मद अली साहब हों, ये सारे जो आज जितने बड़े बड़े नाम आप फिल्म्स के हीरोज़ के सुनते हैं, देखते हैं, इनके पीछे, इनकी कामयाबी के पीछे जो है इनकी आवाज़ का भी साथ है। मेहदी हसन साहब की आवाज़ जो थी, मैं आपको क्या बताऊं, उनकी आवाज़ 441 फिल्मों में शामिल की गई, 626 गाने। उफ, मैं गिनने बैठूंगी और मैं गानों के नाम लेने बैठूं तो मुझे लगता है मेरे कोई 10-12 शोज़ भी जो है वो कम पड़ जाएंगे। इतना उन्होंने काम किया, इतनी गायकी। आपको पता है मेहदी हसन खान साहब जो थे वो एक ऐसे सिंगर थे कि इनके गाने जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में भी सुनाए जाते थे लोगों को सिखाने के लिए। एक ऐसा बड़ा गायक था कि जिसमें मैं आपको कहूँ कि जैसे शहंशाह गज़ल, अगर गज़ल का बादशाह, गज़ल का किंग और गज़ल की दुनिया में को राज रोल करने वाला पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ मेहदी हसन खान साहब हैं, तो इसमें कोई भी बात जो है डाउट की नहीं है, क्योंकि नो डाउट वो ही एक वाहिद बंदे थे जिनकी आवाज़ ने राज किया और वो बन गए शहंशाह गज़ल। आज उनकी बरसी है, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम, आला दर्जात अता फ़रमाए और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनकी फ़ैमिली जो है उनको हमेशा खुश रखे, खुशबाश रखे और सबके लिए बेहतर हो। ये एक दुआ जो छोटी सी है वो मैंने की है, आप लोग भी कीजिएगा। सारा दिन आप लोग कभी कभी गाड़ी में जाते हैं तो ड्राइव पे जाते हैं या घर में कोई ऐसी महफ़िल सजती है या कोई मेरे भाई या बहन गुनगुनाते हैं, जब आईने में देखते हैं और इनके गाने गुनगुनाते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे ही शाम को एक अच्छा सा इनका गाना बज रहा हो, अच्छा सा कप हो और दो मियाँ बीवी आपस में बैठे हों, मुझे लगता है उनकी शाम जो है वो ऐसे कट जाएगी, पता ही कोई नहीं चलेगा। अगर गाड़ी में हो उनके गाने, इतनी गज़लें शुरू हो जाए तो फिर गाड़ी का सफ़र का पता ही कोई नहीं चलता कि किधर से किधर गाड़ी निकली और कैसे सफ़र ख़त्म हो गया। तो बहुत प्यारे सिंगर, मेरी बहुत सारी दुआओं के साथ आज जो है उनकी बरसी है, सब दुआ कीजिएगा उनके लिए, ठीक है जी। और उसके अलावा हमारे पास बहुत कुछ है। आज हमारे पास कुछ ऐसी गर्ल्स हैं, ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो ख़ास तौर पे हम अपने के शो पे यहाँ पर हमारे बात करवाएंगे। जैसे मिस यूनिवर्स होता है और मिस अर्थ होता है और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट हैं, ठीक है ना, मिस वर्ल्ड होता है। तो इस तरह के ऐसे कॉन्टेस्ट हैं जिसमें लड़कियां हिस्सा लेती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से और पाकिस्तान से भी। तो ये किस तरह से पार्टिसिपेट किया जाता है, किस तरह से इसको विन किया जाता है,
इसकी जो है एप्लीकेशंस किस तरह से सबमिट की जाती हैं, उस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या कोई और इस तरह के आप कोई खिताबात लेना चाहती हैं, तो ये आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकती हैं। इसलिए हम आज उन्हीं लड़कियों को बुलाएंगे भी जिनको ये खिताब मिल चुके हैं और वो विनर्स हैं और वो जीत चुकी हैं और आगे भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिए जा रही हैं। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ होंगी। उसके अलावा आज हमारे प्रोग्राम में बहुत कुछ है। एक तो हर्निया का बड़ा इशू होता है, किसी को अगर हो जाए हर्निया तो लोग ना ऐसे डिले करते रहते हैं, ठीक है करा लेंगे, ठीक है ये हो जाएगा। डिले नहीं करना चाहिए। हर्निया एक वो प्रॉब्लम है, एक वो बीमारी मैं आपको बता दूं, किसी को हो जाए तो ये फट भी सकता है, ठीक है। इसमें बड़े एहतियात ज़रूरी है, वेट नहीं आप ज़्यादा उठा सकते, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो इसके क्या प्रिकॉशंस हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं, इसकी क्या क्या कहते हैं फ़र्स्ट एड है। अगर आपको पता चल गया है कि आपको हर्निया का पेन हो रहा है तो आपने किस तरीके से अपना इलाज करना है। उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम में है गुड टच और बैड टच। ये तो स्कूल्स में भी अब सिखाना शुरू हो गए हैं। हाँ, जितने जो स्कूल में बच्चे होते हैं उनको स्पेशली बताया जा रहा है। नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ को भी बताया जा रहा है कि ये गुड टच और बैड टच क्या होता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ लड़कियों तक ये बात महदूद नहीं है, लड़कों को भी पता होना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, ठीक है। क्योंकि वो तो बच्चे ही हैं, उनको क्या पता, उनको समझाना तो ज़रूरी है। तो आज के हमारे प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि आपने अपने बच्चों को ये बात समझानी कैसे है कि अगर आपको कोई टच कर रहा है तो उसमें से कौन सा टच गुड है और कौन सा टच बैड है। मेरी नज़र में तो हर किस्म का टच ही जो है बच्चों को वो बुरा है। किसी भी किस्म से बच्चों को टच ही नहीं करना चाहिए। भाई दूर से बात कर लो, है ज़रूरी है टच करके बात करना। मगर चलो खैर, अगर कोई बहुत ही ऐसी कोई मुसीबत पै गई है और अगर बच्चों को टच करना भी पड़ गया है किसी खेल के मैदान में, किसी जगह, या किसी हेल्प किसी चढ़ाने में, किसी प्लेग्राउंड में, तो फिर आपको किस तरीके से आपको बच्चे को इजाज़त देनी है कि किस हद तक का टच जो है वो अलाउ। अदरवाइज़ बच्चा हैज़ टू से नो यू कांट टच, ठीक है। इस तरह की सिचुएशंस। उसके अलावा हमारे प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक भी है तो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम आपसे मज़ीद अपने मेहमानों से मुलाकात करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है जो लोग फॉलो भी कर रहे हैं कुछ, और हो भी रहा है हमारे पाकिस्तान में, मगर कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक ऐसा कॉन्टेस्ट है ये जिसे हम कहेंगे जैसे मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट, मिस यूनिवर्सल कॉन्टेस्ट हो गया, मिस पाकिस्तान कॉन्टेस्ट हो गया, मिस अर्थ का इंतखाब हो गया। ये सब इसमें क्राइटेरियाज़ होते हैं और लोग विन करते हैं। मगर शुरू में बड़ी पाबंदी लगा दी गई पाकिस्तान में जब इसको स्टार्ट किया गया, तो बिल्कुल इसकी परमिशन जो थी वो बैन कर दी गई। मगर अब ये दोबारा से शुरू हुआ है और सारी तरीके से इसकी जो है ना परमिशंस लेके, इसको इजाज़त लेके इसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें अब जो लड़कियां हैं वो हिजाब लेके भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकती हैं, अबाया लेके भी वॉक कर सकती हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि मेरे बजाय अगर वो जो ख़ुद विनर हैं वो बताएं, क्योंकि मुझे ख़ुद नहीं पता, तो फिर अच्छी तरीके से हमें पता चलेगा। हमारे पास मौजूद है महविश, और महविश को जो है मिस पाकिस्तान ग्लोबल का जो है कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, तो ये विन कर गई थी। ऐसे ही आप मिस पाकिस्तान ग्लोबल हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। महविश कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। महविश बहुत प्यारी सी हैं माशाल्लाह से। मुझे बताइए, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम गोइंग टू बी 21st। अच्छा, Yes. छोटी हैं अभी तो आप बहुत। तो आपने ये कैसे सोचा कि आप मिस पाकिस्तान ग्लोबल बनेंगी? क्या विजन्स थे आपके, क्या मिशन था आपका? मेरी जो जर्नी है वो बहुत प्यारी है। आज से 4 साल पहले जब पाकिस्तान में ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ, बस ऐसे ही बैठी मैं देख रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि पाकिस्तान में भी ये अपॉर्चुनिटी आ गई है। क्योंकि आप देखें, कोई भी फील्ड है, हर फील्ड अपने अपने लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है अपने मुल्क का। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, सब अपने अपने लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मेरा शुरू से ही शौक़ था, मुझे गुमनाम रहना पसंद नहीं था। अब इसके बारे में पता कैसे चला आपको? इसके बारे में मैं जो है You were studying that time? जी दरअसल ऐसे ही मैं घर बैठी हुई थी, मुझे वेकेशंस थी और ऐसे ही मैंने शो लगाया हुआ था। तो उसमें जो है मिस पाकिस्तान का इंटरव्यू चल रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने सारे क्राइटेरियाज बताए। तो फिर मैंने भी सोचा इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगी। और फिर मैंने 2024 में पार्टिसिपेट किया और पहली दफ़ा ये पार्टिसिपेट किया और मैं सिलेक्ट भी हो गई और मैं विन भी कर गई।
वाह जी। तो कितने लोग थे जब आपके इस पार्टिसिपेशन में, और भी बाकी जो लोग थे उनके साथ जब आप खड़ी हुई तो? जी, ये जो है ऑल ओवर द पाकिस्तान, मैं अगर ये कहूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ही आ रहे होते हैं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तान भी होते हैं, कोई कनाडा से होता है, कोई यूके से होता है, कोई अमेरिका से होता है, ये सब होते हैं। और हर टाइटल के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट थे, हर टाइटल के लिए पार्टिसिपेंट डिफरेंट थे। लाइक 4 टाइटल्स थे और हर टाइटल के लिए अबाउट, क्योंकि ये सब जो है चीज़ें हमसे हाइड रखी जाती हैं, लेकिन जो मैंने डिस्कस किया था मैम सोनिया से, उन्होंने बताया कि हर टाइटल के लिए 300 से 400 गर्ल्स थी। अच्छा जी जी। तो ये फिर पहले सिलेक्शन होती है 300-400 लड़कियों में, जी, जो कि जी। पूरी दुनिया से लड़कियां होती हैं, ठीक है? उनकी सीवीज, उनकी प्रोफाइल, उनके जो उनके रूट्स हैं वो portfolios होते पाकिस्तान से होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। और ये कॉन्टेस्ट ऑनलाइन होता है क्या? जी, सबसे पहले जो है हम एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक आप क्या करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका मोटो क्या है, आपका गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि ये बताएं कि हम आपको सिलेक्ट क्यों करें ना। ये सब डिफरेंट क्राइटेरिया आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने कैसे सोचा कि आपको सिलेक्ट किया जाएगा, और जब उन्होंने आपसे सवाल किया तो क्या जवाब दिया? बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे जो थे बताया। जब मैं फॉर्म फिल कर रही थी तो मेरे साथ मेरी मॉम भी बैठी थी, वो काफ़ी मेरी हेल्प कर रही थी। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने उनको यही बताया कि जो है मेरा जो मोटो है यही है कि मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है पूरी दुनिया में। मैंने अपना भी नाम बनाना है और अपने मुल्क का भी नाम बनाना है। बस यही, इस तरह से मैं सवाल के जवाब देती चली गई, और इस तरह से फिर काफ़ी देर बाद मुझे पता चला कि मैं सेलेक्ट हो गई। आपका? जी, मेरा ताल्लुक जो है गुजरात से है बेसिकली। अच्छा जी जी। फैमिली बैकग्राउंड आपका? मेरे मॉम एंड डैड जो हैं वो जो हैं गुजरात से हैं, और सरगोदा में भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और ये सब है। और भाई बहन है आपके? जी बिल्कुल, हम 6 बहन भाई हैं, 3 बहनें हैं और 3 भाई हैं, और मैं जो हूँ 3rd नंबर पे आती हूँ। सब आपको अप्रिशिएट करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, सब बहुत खुश हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपने मुल्क का नाम रोशन करने का। तो आगे स्टडीज़ करेंगी, क्या इरादा है आपका? जी बिल्कुल, अभी जो है मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, पैथोलॉजी लैब साइंसेस कर रही हूँ मैं। आप मुझे लैब साइंटिस्ट भी कह सकती हैं, आप मुझे पैथोलॉजिस्ट भी कह सकती हैं। तो अभी इंशाल्लाह पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है लाइफ में, पढ़ाई नहीं छोड़नी। क्या बात है जी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे साथ हैं कौकब, और कौकब आइए, बल्कि आपको मैं वेलकम कहूँगी। आइए आइए आइए, शाबाश। कैसी है जी? वालेकुम अस्सलाम। आइए जी कौकब, तशरीफ़ रखिएगा। अच्छा जी, कौकब भी आ गई हैं, महविश भी आ गई हैं। कौकब, अपने बारे में ज़रा बताइए कि आप भी इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन चुकी हैं, ठीक है? और आपने भी विन किया था जी। तो आपका क्या है? मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, ज़बरदस्त। तो आप कैसे आई? आपने ये कैसे देखा कि ये जो कॉन्टेस्ट है हो रहा है और मैं हिस्सा ले सकती हूँ? यस, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट वाज आउट ऑफ इंसिडेंस, अचानक ही हुआ, क्योंकि मेरी फील्ड वैसे जो है ना, मेरी स्टडीज़ फिल्म और मीडिया टेलीविज़न में है। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन से मैंने पढ़ा हुआ है, तो पाकिस्तानी मीडिया में मुझे इंटरेस्ट था शुरू से। इवन तो वहाँ रहते हुए ब्रिटिश इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व थी, ब्रिटिश एशियन मीडिया के साथ। कहाँ पर थी आप? लंदन में। अच्छा, आप लंदन में होती? जी, तो वहाँ से ब्रिटिश एशियन मीडिया के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन पाकिस्तान के ड्रामे देख के ना ऑलवेज दिल करता था कि आई वांट टू गो, तो फिर आना जाना और वे का पता नहीं होता ना इतना। सो देन दिस हैपेंड एंड आई अप्लाइड एंड आई गॉट थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको कॉन्टेस्ट के लिए पाकिस्तान आना पड़ा? वो यहीं पे था? जी, कहाँ मेरे को फ्लैटीज़ में हुआ था। तो सिलेक्शन कैसे हुई? सिलेक्शन का मल्टी स्टेप प्रोसेस था। लाइक फर्स्ट यू अप्लाई, योर पिक्चर्स गेट थ्रू, देन सेकंड स्टेप इज़ लाइक क्वेश्चनर राउंड, and then it's IQ round, charity work, social work, and then it's a pageant photo shoot. You do it normally or you don't? No, this was first time. The charity and everything, you do that? No, normally I do. I'm very active in social work anyway. अच्छा. London, yes. तो आपसे जब पूछा गया कि आप क्यों बनना चाहती हैं ये मिस यूनिवर्सल, तो आपने क्या जवाब दिया? क्योंकि मैंने कहा, आई थिंक पाकिस्तान इज़ होमलैंड, पाकिस्तान इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, रूट्स आर पाकिस्तानी, सो दे सेड व्हाई डू यू वांट टू बी मिस पाकिस्तान, दिस एंड दैट, सो मेनी क्वेश्चंस वर देयर, सो आई थिंक मैंने दिल से जवाब दिए थे। सो आपकी फैमिली कहाँ से है? मतलब यूके में तो आप रहती हैं, मगर ताल्लुक कहाँ से है? फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? जी, फैमिली मेरी पंजाब से ही है। आई एम बोर्न एंड रेज इन सऊदी अरेबिया, मक्का में। तो वहाँ पे काफ़ी अर्सा गुजरा, फिर उसके बाद पाकिस्तान आना जाना लगा रहता था जी। तो अभी फैमिली सारी यूके में सेटल्ड है। पंजाबी तनु आंदी है?
आंधी है बोलने अच्छा या मुझे पंजाबी बहुत पसंद है वैसे। तो यूके ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ नहीं? दैट्स राइट, यस यस, अच्छा बोलते हैं। ਤੁਸੀਂ बोलो ना। मेरी पंजाबी थोड़ी, शायद वो मुझे कई दफ़ा बोलती हैं तो कहते हैं तुम्हारी पंजाबी में से सिखों वाला टच भी आता है, क्योंकि मेरे वर्क कोलीग्स जो जिम एग्जैक्टली पंजाबी टोन इज आल्सो लाइक यू नो काइंड ऑफ Different, yes. सिख और सारा मिक्सचर है उनका। दैट्स राइट, यस तो यस। बोलिए ना। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ? ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। लाल रंग ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? जिया नहीं होगी? ਅਸੀਂ तो अन्नी जिया हो गई है मैं तो है। अच्छा आप तानू मैं पूछना चाहनी हाँ कि ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਗਾਣਾ ਕੌन सा है ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ? पंजाबी दा फेवरेट गाना पंजाबी दा ते नहीं है सच, उर्दू दा है जज्बा जनू तो हिम्मत। इसको अगर आपने पंजाबी में गाना है तो फिर किवें गाना है? इसको पंजाबी में हाँ थोड़ा सा ऊंचा गाना है जज्बा जनून ते हिम्मत नहार मेहनत साड़ी होए थी। काइंड ऑफ दिस है। मेहनत साड़ी होगी आगे क्या था? पहचान पहचान ना भूलो, कदी ना भूलो, कदी ना भूलो। आई लाइक इट यार, वेरी नाइस। अच्छा मुझे लग रहा है दोनों की पंजाबी चंगी है बड़ी प्यारी है। तो एक पंजाबी में ब्रेक लेनी है मगर दोनों लेंगे, पहले आप बोलेंगी फिर आप बोलेंगी, ठीक है? दिस इज योर कैमरा, गो हेड, पहले आप। मिलते हैं ब्रेक तो बाद। इतनी सी बात से ब्रेक नहीं हम लेते, हमें बातें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती हैं। लीजिए ब्रेक मगर ज़रा ज़्यादा बोल के। सानू देखते रहिए ते मिलते हैं छोटी दी ब्रेक ते बाद। हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ए परफेक्ट हो गई ए नाल ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। हमारे साथ दो खूबसूरत परियां बैठी हैं और एक तो यूके से आई हैं और एक है पाकिस्तान से ही, गुजरावाला से। मगर दोनों देखें इन्होंने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद दोनों विनर हैं, विन किया इन्होंने। और इनका जो एक मिशन है वो ये है कि ये कुछ करना चाहती हैं और मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं। अच्छा अब ये जो यूके से मैं ये जानना चाहूँगी कि वहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म मिलते हैं, वहाँ पर आप काम कर सकती हैं, कुछ आपने एक्टिंग शैक्टिंग या कुछ मॉडलिंग ऑलरेडी की है? जी मैं वहाँ पे ना ब्रिटिश एशियन जो इंडस्ट्री है उसके साथ इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मेरी स्टडी इसी फील्ड में है। लेकिन मैंने थोड़ा देखा वहाँ पे ना इंडियंस अपनी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री से कहीं बड़ी है, तो उनके ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आई विश कि हमारे पाकिस्तानी भी उसमें ज़्यादा काम करें, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा पाकिस्तानी है वहाँ पे कम्युनिटी जो लड़कियाँ काम कर रही हैं, मॉडल्स भी हैं और एक्टिंग भी कर रही हैं? डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा यस। तो आगे क्या फ्यूचर, क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाहेंगी? एक्टिंग का मुझे बहुत पैशन है शुरू से ही। इंशाल्लाह आई वुड लव टू एक्सप्लोर एक्टिंग फील्ड। तो एक्टिंग कर लेती हैं? जी समझ तो आ गई आपको कि मैं आपकी तरफ आने वाली हूँ और आपको मैं बोलने वाली हूँ कि एक्टिंग ऑडिशन में नहीं ऑडिशन थोड़ी। देखिए आप इस प्लेटफॉर्म में बैठी हैं, मैं चाहती हूँ आप पाकिस्तान आई हैं यूके से और आपका शौक भी यही है, तो अगर आप थोड़ा सा एक्टिंग स्किल्स थोड़ी सी दिखा देंगी देन पीपल विल ऑफर यू, दिस इज़ द वे। क्योंकि आजकल का दौर यही है कि आप जब किसी चैनल पे जाके अपना स्किल्स इस तरह से दिखा देते हैं, देन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स दे सी ओके शी इज़ अ गर्ल, और फिर ये रील वायरल होती हैं और आपको इस तरह से कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज़ योर बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है? आई ऑफर यू टू डू सम यू नो एक्टिंग व्हाटएवर यू लाइक। किसी की मिमिक्री करनी है या फिर किसी का कोई डायलॉग बोलना है या कोई रोने धोने का सीन परफॉर्म करना है, तो ओवर टू यू, क्या करना चाहेंगी? आप बताइए, यू माय गुरु। आप कोई रोने वाली लाइन, ठीक है, कोई डायलॉग, आपका जो मियाँ है वो आपको छोड़ कर चला गया है किसी दूसरी औरत के लिए, ठीक है, और वो उससे शादी कर रहा है, ऑलराइट, और आपने अब जाके उस औरत से बात करनी है कि वो आपके मियाँ को छोड़ दे, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ कितने हैं? 10-12। आपकी 10-12 मरना है क्या? नहीं जीना है मरना है? 10-12 जोकिंग, वेरी बैड जोक। नहीं इट्स अ गुड जोक टू, मर्जी है आपकी, आपके बच्चे हैं जितने भी रखे आप, मगर ये कि कुछ लिहाज कीजिए जी, ठीक है? अच्छा अब ये है आपकी सौतन होने वाली, इनसे बात करनी है आपने, चले जी।
Okay, I think खड़े हो जाए, मैं भी खड़ी हो मैदान में। चलो यार, मैं अगर सुस्त बैठी रही ना, बस इधर ही खड़ी है ना, थोड़ी सी पीछे हो जाओ। अच्छा, इसमें थोड़ा पैशन भी होगा कि ओके यू टेकिंग माय हस्बैंड, हाउ डेयर यू। ओके, आप यूके की लड़की हैं समझे, ठीक है। Okay. चले जी, हाँ उर्दू में ही बोलना है उर्दू इंग्लिश जो आती है आपको, आपने बस परफॉर्मेंस अपनी झकास देनी है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, एक्शन। अच्छा, मुझे पता लगा है तुम मेरे हस्बैंड को अप्रोच कर रही हो शादी के लिए, हाउ डेयर यू। सो व्हाट, वो No. खुद मेरे पास आया था। नहीं, तुम्हें पता है मेरे बच्चे भी हैं उसके साथ, ओके, एंड ही इज माय हस्बैंड, यू कांट टेक हिम लाइक दैट। मैंने तो उसको नहीं बुलाया, तुम अपने हस्बैंड को संभाल नहीं सकी, वो खुद आया मेरे पास। तुम्हें कभी भी शादीशुदा मर्द की तरफ नहीं देखना चाहिए, इट्स द बिगेस्ट सिन। शादीशुदा मर्द जो है वो कुंवारी लड़की को देख रहा है, वो मसला नहीं है, वो भी गलत है, उसकी तो मैं क्लास लूंगी, है ना। आप ऐसे नहीं कर सकती, ओके, आप मेरे थ्रू होके आपको गुजरना पड़ेगा, ऐसे आपके नहीं हो थ्रू सकता। होके गुजरना पड़ेगा या आपके ऊपर से अच्छा आगे नहीं, हंसना नहीं है, हमने एक्टिंग करनी जी। Okay. सीरियस, अपना मियाँ वापस लो। यस, सो मेरे बच्चे भी हैं और आई थिंक आई डे यू, प्लीज ट्राई नॉट टू डू दैट, यू हैव टू से नो टू हिम। ओ देखो बाजी, मेरी बात सुनो, गलती तुम्हारी है, तुम अपने हस्बैंड को संभाल नहीं सकी, पहली बात, ठीक है। मर्द को संभालना औरत का काम होता है, तुम नहीं संभाल पाई, तुम्हारी गलती, वो मेरे पास खुद आया, मैंने उसको बुलाया नहीं है था, कि तुम जाके मैंने उसको बुलाया नहीं था। नो नो नो, बिल्कुल नहीं कर सकती बहन आप जितनी ऐसे। तो नकचड़ी है ना, मैनू ये लगता है कि ना ਤੁਹਾਡਾ मियाँ तुझसे तंग आके ना दूसरी कुड़ी ਨੂੰ ਵੇਖ रहा है, मगर खैर चलो फिर भी लेकिन वो फिर भी नहीं कर सकता ऐसे। फिर भी नहीं बिल्कुल कर सकता, He's क्यों? married, तो उसको बुलाओ ना फिर। वो तो मुझे कह रहा था कि वो तुम्हें तलाक देगा। नहीं दे सकता, कैसे नहीं दे सकता, आई गॉट हिम अंडर रैप। कैसे नहीं दे सकता, ये मुझे बताओ। उसको इजाजत है? चलो चैलेंज करके देख। हाँ ठीक है, मैं कर रही हूँ, हाँ हाँ ठीक है, मैं कैसे नहीं कर अपना मियाँ सकती। बचा जब वो मेरे पास हंसी जा रही है, बैठ हंसी जा के- रही जब वो है। मेरे पास अच्छा बैठ चलो, के- अब तुम देसी लड़की हो, ठीक है, और रो धो के तुम अपना मियाँ मांग रही हो वापस। मियाँ आ गया, इधर रह रहा है, ठीक है। चलो जी, वो कौन है? वो अभी भी तुम्हारी सौता नहीं है, yeah. So, अभी मगर अब तुमने रो धो के अपना मियाँ लेना है, और तुम देसी पाकिस्तानी टिपिकल लड़की हो जैसे ड्रामों में होता है, ठीक बन है। जाओ, देसी बन जाओ। हाँ, अब्बू तुम्हारे ट्रैक्टर चलाते हैं, alright. सिचुएशन दे रही हो ना। चलो दिमाग में रखना, ठीक है। ट्रैक्टर, आपने देखा है ट्रैक्टर? ट्रैक्टर, लव टू आई सैट डाउन ऑन पिक्चर। उर्दू, अच्छा उर्दू। अच्छा, मेरी बात सुने, आपका नाम महविश है? हाँ बिल्कुल। जी, मुझे पता लगा है आप इलियास से शादी करना चाह रही हैं। हाँ तो देखें प्लीज़, मेरे बच्चे हैं और मेरे इतनी देर से हमारी शादी है, 10 इयर्स हो गए हैं, आप प्लीज़ ऐसे नहीं करें, तो? ठीक है। आप एक Oh, hello, काम करें ना, please, मैं please, आप please, oh, बिल्कुल hello, नहीं you कर- bloody tasty. देखें, नो नो नो, don't touch me, don't touch me, don't touch me। आप ऐसे दूर होके नहीं बात कर करो, सकती। दूर होके बात, तुम्हारे पास देखो स्मेल आ रही है, oh my god, आप please। देखो, लेकिन है तो वो हम मियाँ बीवी है ना। हाँ तो हाँ, और उसने हमारे तो मुझे छोटे कहा छोटे था कि वो बच्चे पढ़ा भी हैं। लिखा है, उसकी घर वालों ने उसके बगैर उसकी इजाजत की शादी करवा दी है, वो बाहर पढ़ने गया था। लेकिन और आप उसको थोड़ा बांध- ख्याल करें, आप घर मैं तोड़ क्या रही हैं ना, ख्याल करूँ, वो मेरा आप ऐसे मैं नहीं क्या करें, ख्याल please। करूँ, किसी मैं क्या- मासूम औरत का घर उजाड़ने से पहले सोच लो कि तुम इसके बच्चों के साथ अगर बुरा करोगे, कल को तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, तुम्हारे बच्चों के भी आगे बड़ी धमकी दी है। देख लो, लेकिन- देख लो। लेकिन ऐसे तो मेरी नहीं मैं बात तो बात समझाती हूँ, थोड़ा सा 4-5 दिन देखो, मेरे पास ही है। थोड़ा सा तो मैं दिल इसके ठीक है। शौहर से प्यार करती हूँ, इसका हाँ। शौहर मुझसे प्यार करता है। और इसका शौहर लेकिन इससे प्यार घर नहीं भी तो करता। देखो ना। तुम्हारा शौहर तुमसे प्यार क्यों नहीं करता बहन? ठीक है, नहीं मुझे करता, ये लेकिन बताओ, तुम घर उसको में तो संभाल बच्चे क्यों नहीं हैं, सकी, तुम उसको बच्चे हैं। संभाल क्यों नहीं सकी? इसका मुझे ये बस मतलब नहीं ओ आप प्लीज ले गो, लो। ओ प्लीज हाँ, गो मेरी बात गार्ड, इसको सुनो। ले जाएं एक प्लीज। ब्रेक लेते हैं, इनको मैं समझाती हूँ। 4-5 दिन ये तो मेरे पास ही है, देसी कैसे बनते हैं ये मैं बता दूंगी। अच्छा, और बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम लोग यार, मजा आया तुम लोगों के साथ, ठीक है। और अल्लाह ताला तुम लोगों के रास्ते आसान करे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिल के चलो, 1 2 3 ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो ये स्विमिंग पूल्स में लोग नहा रहे होते हैं गर्मी की वजह से, बाहर खुले तालाब में नहा रहे होते हैं, नहर में नहा रहे होते हैं, और भी ऐसे ओपन स्विमिंग पूल्स होते हैं जहाँ पे लोग पिकनिक पॉइंट्स के लिए अपने बच्चों को, फैमिली को लेके जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर उनको डिजीज़ हो जाती है, स्किन की बड़ी इरिटेशन होती है, इचिंग होती है बॉडी में, और भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स जो है वो जन्म ले लेते हैं। किसी की स्किन निकल रही होती है, किसी को एक्जिमा हो जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो उनको फेस करने पड़ते हैं। तो उस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है डॉक्टर हमना बाबर, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, और हमारे पास ऑन सेट हैं। मेरे भी हाथों को कुछ मसला हुआ था, अभी मैं इनसे दवाई ले चुकी हूँ, मगर मैं पूछूंगी कि ये सब क्यों हो जाता है। मेरे भी हाथ में एक्जिमा हुआ है, जो कि इन्होंने मुझे अभी बताया, ठीक है। और मुझे कहा कि कोई भी सोप, कोई भी हैंड वॉश जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। तो सबसे एंटीबैक्टीरियल जी, एंटीबैक्टीरियल अच्छा, जो देखा बहुत जी। ज़्यादा ड्राइनेस कराता है, उससे अच्छा। खराब हो जाएगा। और ये ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में?
होपफुली इंशाल्लाह। वैसे तो ट्रीटमेंट एटलीस्ट आपको 2 वीक्स लेना चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स बेहतर हो जाएंगे। और एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर आपको हर वक्त साथ रखना चाहिए। ये जगह भी डार्क हो गई है, उंगलियां भी छिल गई हैं, जैसे जलन भी सी हो रही है ना। ये ड्राइनेस की वजह से हो रहा है, एक्जिमा हो गया है, और ये फर्दर ख़राब हो सकता है अगर आप ड्राइंग एजेंट्स जैसे कि हैंड सैनिटाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी या एंटी बैक्टीरियल सोप्स। अच्छा, हाँ जी, उससे ये और इरिटेट करेगा आपको। ये आपने बहुत ज़्यादा, आई होप आपको फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग की आदत होगी। जी, जैसे कुछ लोगों को ओसीडी होता है, बार बार हाथ धोना, बहुत फ्रीक्वेंटली हाथ धोना, एंटी बैक्टीरियल सोप्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा, हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करना। हाँ, अच्छा नहीं, मुझे ओसीडी तो नहीं, मुझे ABCD ज़रूर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो स्विमिंग पूल्स हैं, ठीक है, इसमें जाके लोग नहा रहे होते हैं, बड़ी डिजीज़ लग जाती हैं उनको स्किन की, स्पेशली जो नहरों में नहा रहे होते हैं इस गर्मी में, तो इज़ दैट सेफ? सेफ स्विमिंग इज़ अ वेरी हेल्दी रिक्रिएशनल एक्टिविटी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, बट इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पर स्विम कर रहे हैं। हर जगह के अपने हैज़र्ड्स हैं। पब्लिक स्विमिंग पूल्स के अपने हैं। अगर कनाल वाटर में स्विम करें, जैसे आजकल आप कनाल रोड से गुजर रहे हो तो नहर जब जा रहे होते हैं तो कितने ज़्यादा हम देख रहे होते हैं, फैमिलीज़ हैं, सब इंजॉय कर रहे होते हैं, देखकर अच्छा लग रहा होता है, बट उसके साथ एसोसिएटेड काफ़ी हेल्थ हैज़र्ड्स हैं। हम उनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। मैं क्योंकि स्किन डिपार्टमेंट से हूँ तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस रखूँगी, बट हम ओवरऑल सब कुछ डिस्कस हम पहले नहर के बात करते हैं। अच्छे भी लग रहे होते हैं नहर पे जब लोग नहा रहे थे, और गर्मी भी इतनी है कि क्या करें। एग्जैक्टली, विद मर्करी टचिंग अप टू 47 एंड 48, तो हर किसी को बीट द हीट के लिए कोई ना कोई ऑप्शन चाहिए होता है, एंड इट्स अ हेल्दी। और बिल भी 47-48 के 1000 पे टच कर रहा होता है घरों का। एग्जैक्टली, तो हर कोई, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस फॉर रिक्रिएशन, और लोग या तो स्विमिंग पूल्स या तो क्लब ज्वाइन करते हैं। इवन आजकल समर वेकेशंस है बच्चों की, तो मोस्टली मदर्स ने बच्चों को समर कैंप्स स्टार्ट कराए हुए हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा, आपको पता है, ऑलमोस्ट एवरी अदर समर कैंप इंक्लूड्स स्विमिंग क्लब्स। अच्छा, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नहर के बारे में। अनफॉर्चुनेटली लाहौर इज़ दी सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अच्छा, और कनाल लाहौर के हार्ट में से गुजरती भी जाती है, सो वी कैन इमेजिन द पोल्यूशन इट कंटेन्स, और कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड होगा वो पानी, उसके अंदर कहाँ कहाँ से कंटामिनेशन हो रही होगी, इंक्लूडिंग केमिकल्स, ह्यूमन वेस्ट। इवन जो लोग नहा रहे होते हैं, आप सिर्फ इमेजिन कर लें कि उनकी सारी बॉडीली सिक्रीशंस, इंक्लूडिंग जो उनके बॉडी पे डर्ट डस्ट है, उनकी नेज़ल सिक्रीशंस, उनकी ओरल सिक्रीशंस, यूरिन और फीकल, वो सारा कुछ उस पानी में मिक्स हो रहा होता है, सिर्फ अगर आप उन लोगों को वहाँ पर इमेजिन कर लें। अच्छा, हाँ। और वो फिर अगर कोई ऑब्वियसली एक्सीडेंटली इंजेस्ट कर ले तो वो क्या क्या कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्शंस किस तरह के, फिर जब वो स्किन में इन कांटेक्ट आते हैं वो क्या कॉज कर सकते हैं। अगर उनमें से किसी एक को भी कोई फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो वहाँ पर जितने भी लोग और नहा रहे हैं बड़ी इजीली स्प्रेड कर सकता है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस बीमारी को वहाँ पर उन लोगों में ही फैलाने में। उसके ऊपर सुपर एडेड उस नहर में कुछ लोग जब नहा रहे होते हैं तो बच्चे भी स्पेशली पानी का मजा लेते लेते एकदम से अंदर यूरिन भी पास कर देते हैं। एग्जैक्टली, और ये बहुत कॉमन है, और इस पर एक रिसर्च है कि एवरी 1 in 5 person यूरिनेट्स इन द पूल और इन व्हाटएवर वाटर बॉडी दे आर स्विमिंग। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, बिल्कुल है, दिस इज़ अ फैक्ट, और स्पेशली बच्चे। तो यस, वो सारी चीज़ें जब यूके वगैरह जो ममालिक हैं उधर तो अगर कोई पूल में इस तरह से यूरिन कर दे तो वो काला हो जाता है, वो कोई डाई केमिकल वो खास बिल्कुल है ना ऐड करते हैं। केमिकल डाई होता है, वो जैसे यूरिन के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनके साथ इन कांटेक्ट आता है तो वो कलर चेंज हो जाता है। ये कुछ जगह पर है प्रैक्टिस। यार ये अच्छी बात है ना। एग्जैक्टली, होना चाहिए। तो नहरों पे नहाने से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं जिस्म को लग जाती हैं और बड़ी तकलीफ देती हैं? स्किन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। स्किन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, पैरासिटिक इन्फेक्शंस और बहुत कॉमन है फंगल इन्फेक्शंस। आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा ओपीडी में केसेस आ रहे हैं, गर्मियों के मौसम में जैसे आते हैं, और मदर्स आके हिस्ट्री दे रही होती है इसका स्विमिंग कंपटीशन था, या इसका जब से इसको स्विमिंग क्लब स्टार्ट कराया है तब से देखें इसके फोड़े फिंसियाँ निकल आए हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टाइम के लिए बच्चे रहते हैं, स्किन सॉफ्ट हुई होती है, टेंडर हुई होती है, हल्का सा भी कट लगता है, एब्रेशन लगती है, वहाँ पर बैक्टीरिया आता है और इन्फेक्शन करा देता है। तो फॉलिकुलाइटिस बच्चों में आपने देखा होगा, चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा फोड़े फिंसियाँ आ रही हैं ऑल ओवर द बॉडी। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस होते हैं स्किन के स्विमिंग के 1-2 दिन के बाद बच्चों के बॉडी में रैश सा डेवलप हो जाता है, उसको कहते हैं स्विमर्स इच। वो पानी के अंदर एक बैक्टीरिया आ जाता है जो कि बच्चों की स्किन से जब इन कांटेक्ट आता है तो 1-2 दिन के अंदर बच्चे रैश डेवलप कर लेते हैं, साथ समटाइम्स उनको फीवर डेवलप हो जाता है।
इसके अलावा आते हैं फंगल इन्फेक्शंस, जिसको आम जबान में लोग ददरी कहते हैं। वो बहुत तेज़ी से फैलता है क्योंकि स्किन मॉइस्ट होती है, और आपने देखा होगा यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ा ट्रेडिशन है, अभी बॉडी डैम्प ही होता है और फ़ौरन से कपड़े पहन लेते हैं ये सोच के कि ठंडा ठंडा लगेगा। हम प्रॉपर टॉवल ड्राइंग नहीं करते, बॉडी को ड्राई नहीं करते, इससे फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा फैलते हैं। अच्छा, और ये जो पूल वाला पानी होता है, जो स्विमिंग पूल के जैसे पिकनिक Public पॉइंट्स pools के लिए हैं। भी, या पब्लिक पूल्स आप कह दें, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे उसके अंदर इन्फेक्शंस हैजर्ड्स ये होते हैं कि उसके अंदर आपने एक बहुत और वो पंजेंट सी स्मेल आती है आपको। क्लोरीन भी तो डाल, उसमें क्या डाला होता है? एग्जैक्टली, उसमें क्लोरिनेट करने के लिए, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन ऐड करते हैं। ओके। क्लोरीन की इटसेल्फ इतनी ज़्यादा पंजेंट स्मेल नहीं होती है, लेकिन जो हमारी बॉडीली सिक्रीशंस के साथ जब वो इन कांटेक्ट आती है तो क्लोरामीन्स बनते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है, और हमें बताया जाता है कि जी ये क्लोरीन की स्मेल है। और वो क्लोरामीन फिर हमें फर्दर और डिजीज़ करा सकता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ करा सकता है। वो काफ़ी लोगों में एस्थमा ट्रिगर कर देता है। अच्छा जी, और भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ को वो ट्रिगर कर देती हैं क्लोरामीन्स, जो कि क्लोरीन जब हमारी बॉडी सिक्रीशंस के साथ इन कांटेक्ट आते हैं तो तब वो प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, तो अब इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है? कोई Alright. एहतियाती तदबीर जो है वो आपने हमें बतानी है आज, इसलिए आपको मदद Sure. किया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम आपसे इसी के बारे में पूछेंगे, ठीक है? टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे पास डॉक्टर हमना बाबर मौजूद हैं और हम ये पूछ रहे हैं कि जो नहर में लोग नहा रहे होते हैं, तालाब में, स्विमिंग पूल में, और इस गर्मी के सीज़न में स्पेशली जो उनको स्किन डिजीज़ हो जाते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है और वो नहा भी लें, ठीक है? एहतियाती तदबीर भी बता दें साथ साथ। ओवर टू यू। ऑल राइट, सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन ये ना लोग फ्रीक आउट हो जाएं और स्विमिंग पे ही ना जाएं और अपना एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी क्विट कर दें। हाँ। तो बच्चा ऐसे जा सकता है कि आपने कुछ मेजर स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। नंबर 1 ये कि जब आपने जाना है स्विमिंग के लिए पब्लिक पूल में, तो हमेशा पहले शावर ज़रूर लें। एक दफ़ा रिंस ज़रूर करना है बॉडी को, ताकि आपके जो पहले से डर्ट है और डस्ट है वो चली जाए। ठीक है। सेकेंडली आपने करना है कि अगर आप ओपन एरिया है, जैसे बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है, तो आप सनब्लॉक अप्लाई करें। सेकेंडली ये कि यू शुड बी इन अ प्रॉपर मगर स्विमिंग वो गियर। पानी में जाने से बह तो नहीं जाएगा सनब्लॉक? वो उतरेगा, बट एटलीस्ट बिफोर गोइंग इनटू द सन 30 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोजर सन ब्लॉक अप्लाई करना इज़ नेसेसरी। ओके, ठीक है। एवरी सिंगल टाइम, इवन व्हेन यू लीव जैसे लोग बीचेस पे लगा रहे होते हैं उस वो तरह तो से। टैनिंग लोशन भी लगा रहे होते हैं बाहर, जी, तो जी, हम जी। भी सन ब्लॉक की ज़रूरत होती है। ठीक है। सेकेंडली ये कि स्विमिंग गियर प्रॉपर पहने, और एवरी टाइम अ फ्रेशली वॉश्ड स्विमिंग गियर। मैंने यूजुअली देखा है, कॉमन प्रैक्टिस है कि जो स्विमिंग गियर है एक दफ़ा यूज़ किया, उसके बाद उसको ड्राई करने रख दिया कि पूल में ही तो जाना है, इसको धोने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट डे वही डैम्प सा फिर से पहन लिया, जिससे फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छा। ट्रिगर होते हैं और फैलते हैं। सेकेंडली ये कि प्रॉपर गॉगल्स, ईयर प्लग्स अगर डिस्पोजेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि कान में पानी ना जाए, कानों का इन्फेक्शन ना हो, स्विमर्स ईयर जिसको कहते हैं। नहीं तो अगर आप वो यूज़ करें जो डिस्पोजेबल नहीं है, तो उनको प्रॉपरली क्लीन एंड ड्राई करें। गॉगल्स यूज़ करें ताकि डायरेक्ट आई से कांटेक्ट ना हो, और स्विम गियर आपका प्रॉपर हो, और एवरी टाइम फ्रेशली वॉश्ड हो। सेकेंडली आफ्टर द स्विम भी एक प्रॉपर थॉरो शावर बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है विगरस ड्राइंग विद द टॉवल। अच्छी तरह ड्राई करना है बॉडी। अच्छा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी बम्प नोट करे हैं, कोई रैश नोट करे हैं, तो इमीडिएटली विजिट अ डॉक्टर। ठीक है। अच्छा, और ख़ास तौर पे वो एंड वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गीले जिस्म में लोग कपड़े पहन लेते हैं, तो गीले जिस्म को सुखा के उसके बाद कपड़े पहने तो फिर आपकी बॉडी में कोई ऐसे इन्फेक्शन या इरिटेशन नहीं होगी, है ना? बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत Thank इस you very तरीके से हमें much for गाइड having किया है। me. होप कि जो इस मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं, नहर में छलांग लगाना चाहते हैं, या कोई पिकनिक प्लान करना चाहते हैं किसी पूल में जाके, कोई फार्म हायर करके, तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ज़रूर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। मिल बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। हाँ, मगर थोड़ा सा एक जो मुझे लगता है बड़ा कॉमन मसला है, वो भी मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे बता दूं, क्योंकि आम पिकनिक पे लेके जाते हैं लोग तसले में, और पूरी फैमिली उस तरह आम जो है वो खा रही होती है ऐसे हाथों से, और सब कुछ उनके हाथ पूरे यहाँ से गंदे हो जाते हैं। वो आम रखते हैं, उसके बाद पानी में ही कूद जाते हैं। मोस्टली फैमिली वाले ये करते हैं। छिलकों से ठीक है, और तो और पानी के अंदर भी खा रहे होते हैं। बिल्कुल, वही छिलके उनके इर्द गिर्द तैरे होते हैं, वो भी अंदर ही। एग्जैक्टली। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ कीजिए, इंजॉय कीजिए, मगर सफाई क्योंकि निस्फ़ ईमान है, तो सफाई का भी ख़ास ख्याल रखिए। सेहत है तो सब कुछ है, स्किन है तो सब कुछ है, और ब्रेक है तो सब कुछ है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे हर्निया के ऊपर। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हर्निया हो जाता है, मगर वो हर्निया को तोते की तरह पालना शुरू कर देते हैं, जबकि बड़ा डेंजरस भी होता है। इसको पालना नहीं चाहिए, ये कभी फट भी सकता है, इंसान की जान भी जा सकती है।
बहुत ज़्यादा डेथ्स ऐसी सुनने में आती हैं जो हर्निया की वजह से होती हैं। तो जब आपको कभी हर्निया है और आपको पता चल जाता है, डायग्नोस्ट हो जाता है, तो फिर आप इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ज़रूर करवाइए। और जहाँ तक मैंने सुना है वो ये है कि इसके लिए ऑपरेशन मस्ट होना होता है। तो वैसे हमारे पास आज इस पर बात करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हारिस जंजुआ जनरल सर्जन मौजूद हैं ऑन सेट। आपको वेलकम कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया अपने शो में। तो आप प्लीज़ बताइएगा ज़रा मुझे हारिस साहब कि ये जो हर्निया है होता क्या है, आम लोगों को ये बात समझा दीजिए कि ये है क्या। हाँ, ये बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आम लोगों की मिसकंसेप्शन है कि हर्निया कोई एक्स्ट्रा चीज़ बॉडी के अंदर डेवलप हो गई है या बन गई है जिसको काट के निकालना पड़ेगा। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जो पेट की दीवार अल्लाह मियां ने बनाई हुई है, नॉर्मली इनको मसल्स कहते हैं हम, उनमें कुछ वीकनेस किसी भी वजह से हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट वजूहात हैं, किसी भी वजह से उसके अंदर वीकनेस आ जाए तो उसके अंदर से जो पेट की नॉर्मल आंतें हैं या चर्बी है वो बाहर आने की कोशिश करती है। इस तरह मैं मिसाल आपको दूंगा कि पुराने ज़माने में वो ट्यूब वाले टायर होते थे, अगर ऊपर से वो टायर थोड़ा सा ख़राब हो जाता था, उसके अंदर सुराख आ जाता, तो नीचे से ट्यूब बाहर आने की कोशिश करती थी, ट्यूब नज़र आना शुरू हो जाती थी। तो इस यही तरीका है कि मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, जो पेट की नॉर्मल आंतें हैं, अज़ा है, पेट की दीवार में सुराख होने की वजह से वो बाहर आने की कोशिश करती हैं, इसको हर्निया कहते हैं। डॉक्टर साहब ये होता क्यों है हर्निया, ये भी प्लीज़ बता दीजिए। डिफरेंट वजूहात होती हैं। सबसे पहले बच्चों में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बच्चों में पैदाइशी तौर पे हर्निया होता है, मतलब नाफ का हर्निया पैदाइशी तौर पे होता है, या नीचे ग्रॉइन रीजन जो पेट का निचला हिस्सा है उसके अंदर पैदाइशी तौर पे हर्निया होता है। वो पैदाइशी तौर पे जो उनकी जो पेट की दीवार है वो डेवलप होने में थोड़ी सी डेफिशिएंसी रह जाती है, जिसकी वजह से हर्निया बन जाता है। और ये इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे पता चलता है कि इस बच्चे को जो है हर्निया है? सिम्टम्स बिल्कुल उसकी जो बल्ज फील होता है, सबसे पहले माँ जो है ये नोट करती है ऑब्वियसली छोटे बच्चे में कि स्वेलिंग नॉर्मल जो रीजन है उसके अंदर स्वेलिंग ज़्यादा हुई नाफ की जगह नाफ उभरी हुई है, बाहर आई हुई है। और जब बच्चा रोता है, स्ट्रेन करता है, किसी वजह से जब हर्निया में स्ट्रेन पड़ता है तो हर्निया प्रोमिनेंट हो जाता है। वो स्वेलिंग जब कोई भी जोर लगाएगा, बच्चे का जोर लगाने का मकसद है कि या तो उसको कब्ज़ हो गई है या उसने रोना शुरू कर दिया, तो वो प्रोमिनेंट हो जाती है पेट के निचले हिस्से की स्वेलिंग भी प्रोमिनेंट हो जाएगी, वाजे हो जाएगी, और जो नाफ की स्वेलिंग है वो भी वाजे हो जाएगी। ठीक है। और बाज़ दफ़ा इसका पता लग जाता है बचपन में ही। बाज़ दफ़ा बच्चा जब 10, 12, 15 साल का होता है, क्योंकि शुरू में बहुत छोटा होता है, नोट नहीं किया जा सकता, तो इसका पता लग जाता है। अच्छा, और बाकी के स्टेजेस में ज़्यादा बाकी इसके बाद आ जाता है एडल्ट्स में भी। जब अगर बचपन में डायग्नोज ना हो तो यंग लड़कों में वो डायग्नोज हो जाता है बाज़ दफ़ा 20 साल की एज में, 15 साल की एज में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है फीमेल्स की अक्सर रिपीटेड प्रेगनेंसीज़ की वजह से, हमल की वजह से जो उनकी पेट की दीवार है वो कमज़ोर हो जाती है। तो या तो वो उनका नाफ की जगह पे हर्निया बन जाता है, या नीचे जहाँ पे उसके सी सेक्शंस बार बार अगर हुए हैं तो उस जगह पे हर्निया बनने के चांसेस होते हैं। अब ये इसके सिम्टम्स का कैसे पता चलता है? ये भी सेम सिम्टम्स होंगे उनको, या तो दर्द होगी उस जगह पे, स्ट्रेच पड़ेगा, और फीलिंग होगी कि कोई चीज़ बल्ज आउट की हुई है बाहर से। वो जब भी वो जब चल रहा होगा वो बंदा, तो वो ऐसे फील होगा कि कोई चीज़ बाहर को आने की कोशिश कर रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मल आंते हैं और चर्बी बाहर को आने की कोशिश करती है, और इसका जब भी वो लेटता है बंदा या वो स्ट्रेन फ्री होता है तो वो चीज़ वापस अंदर पेट के अंदर चली जाती है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो साइन सिम्टम है वो यही है कि जब वो स्ट्रेन करता है किसी भी वजह से, वो हर्निया बाहर आ जाता है, और जब वो लेटता है सीधा और तो वो अंदर चला जाता है हर्निया। अच्छा, हर्निया का इलाज क्या है ये बताइएगा? हर्निया का इलाज हर उसकी वजूहात पे डिपेंड करता है। सबसे पहले जैसे मैंने बच्चे की बात की है, तो बच्चे में जो है नाफ का हर्निया तो हम 4 साल तक वेट करते हैं, उसका ऑपरेट नहीं करते। ठीक है। उसकी वजह ये है कि बच्चा जब जैसे जैसे नॉर्मली डेवलप होता है तो उसमें जो हर्निया है वो ऐसा ऐसा खुद भी ठीक होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, हर्निया हो जाता है खुद बच्चे वाली एज में? बच्चे का नाफ का हर्निया 4 साल तक हम वेट करते हैं कि बाज़ दफ़ा जैसे जैसे उसकी पेट की दीवार डेवलप होती है वो खुद भी ठीक होने के चांस होते हैं, लेकिन सिर्फ इट इज़ ओनली फॉर चाइल्ड ऑफ अप टू 4 years of age। ठीक है, जिसको पैदाइशी हुआ, पैदाइशी हो। ठीक है। लेकिन पैदाइशी अगर नीचे पेट के नीचे हिस्से का सॉरी हर्निया है, ग्रॉइनल रीजन का, जिसको इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं, वो खुद ब खुद ठीक होने के चांसेस नहीं होते, उसको हमें एज अर्ली एज पॉसिबल ऑपरेट कर देना चाहिए। तो इतनी छोटी सी उम्र में, 4 साल की उम्र में बच्चे ऑपरेशन करवाते हैं, तो मतलब ठीक होता है? पेरेंट्स लाइक ओके विद दिस? हम 4 साल की उम्र 6 महीने का बच्चा भी ऑपरेट कर देते हैं अगर उनके जो ग्रॉइन रीजन का इंग्वाइनल हर्निया हो तो। और सक्सेसफुल होता है? बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, और अगर हम डिले करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हर्निया बड़ा होता जाता है और इसके नुकसान काफ़ी। तो इसमें दीवार स्टिच करते हैं, नीम दीवार बनाते हैं जिससे ये हर्निया होता है? नहीं, इसमें डिफरेंट तरीके हैं। बच्चों में तो हम जो जहाँ से जो वीक वॉल होती है उसको दोबारा से स्टिच करके उसको ही दोबारा ठीक कर देते हैं। उसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चा ऐसा ऐसा नॉर्मल डेवलप होता है तो दीवार खुद ही मजबूत हो जाती है। अच्छा। लेकिन बड़ों में ऐसा नहीं होता। बड़ों में हमें जो है वो कुछ न कोई आर्टिफिशियल चीज़ ऐसी डालनी पड़ती है जिसकी वजह से दीवार को स्ट्रेंथ किया जाए। वो मुख्तलिफ़ चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको आमतौर पे मैश कहा जाता है।
जाली आमतौर पे कहा जाता है, या जो बहुत ही लेमन लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं कि लेंटर डाल दिया है। वो अच्छा। जो गाँव से लोग आते हैं कि ये पक्का काम कर दिया, अब इसके ऊपर हमने मैश लगा दिया, हर्निया होने के चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे मैं एक बात पे स्ट्रेस करना चाहूँगा कि 2-4 जो ओल्ड एज ख़ास तौर पे हैं लोग, उनमें जो है क्योंकि नेचुरली उम्र के साथ साथ जो पेट की दीवार है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, तो उसमें फिर जितने भी जो फैक्टर्स हैं जिससे पेट की दीवार पे ज़ोर पड़ता है, फॉर एग्जांपल क्रॉनिकली खांसी, किसी को बहुत ज़्यादा दायमी खांसी लगी हुई है, खांस के पेट पे ज़ोर पड़ रहा है, हर्निया के चांसेस बढ़ जाएंगे उसके अंदर। या किसी को दायमी कब्ज़ है, कब्ज़ से भी पेट पे ज़ोर पड़ेगा, उसके हर्निया के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। या किसी को ओल्ड एज में आपने देखा होगा बुज़ुर्गों को यूरिन का इशू हो जाता है, उनको यूरिन रुक के आता है, ज़ोर लगाना पड़ता है यूरिन करने के लिए, उसका इलाज भी ना कराएं तो हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। या ये जो मज़दूर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं, इनके अंदर हर्निया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वज़न उठाने से भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और दीवार पेट की कमज़ोर होती है, वज़न उठाने से भी हर्निया हो जाता है। अच्छा, अगर हर्निया हो जाए फिर इसकी एहतियात क्या है? हर्निया हो जाए तो सबसे पहले एहतियात मैंने जैसे आपको बताएं कि जो आपके वजूहात हैं, सबसे पहले तो हमने हर्निया की वजह को ढूंढना होता है कि आया कोई खांसी तो नहीं है इसको, कोई दायमी कब्ज़ का मसला तो नहीं है, या कोई यूरिन का मसला तो नहीं चल रहा है इसको, या और कोई ऐसा। ओवरवेट से हो जाता है क्या? ओवरवेट से बिल्कुल हो जाता है। ओवरवेट्स में हर्निया का रिस्क बाकी लोगों से ज़्यादा होता है। ठीक अच्छा। है, तो सबसे पहले तो हम उसकी जो वजह है उसको डील करते हैं। अगर उसको कब्ज़ है उसको ट्रीट किया जाएगा, या अगर उसको खांसी है उसको ट्रीट किया जाएगा, या अगर उसको कोई पेशाब का मसला है उसको पहले ट्रीट किया जाएगा। और फिर हर्निया का जो फाइनल और हल है वो ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन ही है। अच्छा, कुछ लोग 20-20 साल तक अपना हर्निया लेके पाल रहे होते हैं। हाँ, ठीक मतलब है, वैसे तो आप मतलब डॉक्टर्स कहते भी हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए ठीक, बट कुछ लोग इस तरह से पाल रहे होते हैं, ये जानलेवा भी है, राइट? बिल्कुल, मैं ये स्ट्रेस करना चाहूँगा कि हर्निया आमतौर पे शुरू में छोटा होता है, लेकिन अगर जैसे जैसे इसको हम ट्रीट नहीं करवाते तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ता जाता है। मतलब मैंने बहुत ह्यूज हर्नियाज़ देखे हैं जिनको ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल होता है और वो उनका इलाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हर्निया में 2 कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि जानलेवा साबित हो जाती हैं। अगर हर्निया में आपकी आंत बाहर आई हुई है और आंत का जो है वो ब्लॉकेज हो गई है, तो वी हैव खून की ब्लॉकेज भी हो सकती है आंत में और खुराक की ब्लॉकेज भी हो सकती है। और अगर खून की ब्लॉकेज हो जाए बाहर जो आंत आई हुई है उसके अंदर, फिर 6 घंटे के अंदर वो एमरजेंसी है। अगर हम 6 घंटे के अंदर उसको ट्रीट नहीं करेंगे, जो आंतें हैं वो गल सड़ जाएंगी और जो जहर है वो पूरे जिस्म में भी फैलेगा, हर्निया का इलाज भी मुश्किल होगा और जो जहर पूरे जिस्म में फैल गया उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल जैसे ही आपको पता लगा कि आपको हर्निया हो गया है, ठीक है, अगर आपको कई बाज़ दफ़ा हर्निया बहुत छोटे भी होते हैं, आपको दर्द हो रही होती है ग्राइन के रीजन में, इंग्वाइनल रीजन में, या पेट के ऊपर वाले हिस्से पे, लोग जीपीज़ के लोकल डॉक्टर से दवाई लेके खाते हैं, 2-1 महीने खाई, 2 महीने खाई, वो ठीक नहीं हुआ। अच्छा। तो मैं उनको एडवाइस करूँगा कि वो सर्जन को लाजमी चेक करवाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा इतना छोटा हर्निया होता है कि वो जब वो स्ट्रेन करता है, चलता फिरता है, खांसी करता है या कोई ऐसा काम वज़न वाला काम करता है, तो थोड़ी सी आंत या चर्बी आके हर्निया में फंस जाती है, उसको दर्द शुरू हो जाती है। जब वो रिलैक्स हो जाता है, लेट जाता है, वो चर्बी आंत वापस चली जाती है और वो दर्द खत्म हो जाती है। ठीक। तो ये अनडायग्नोज चलते रहते हैं और वो अच्छा, पेन कुछ लोगों का हर्निया जो है वो होता है, ऑपरेशन होता है, ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन भी कामयाब नहीं होता, इट्स लाइक नॉट इवन श्योर। बहुत से मैंने 2-3 ऐसे पेशेंट्स देखे जिनका हर्निया ठीक है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऑपरेशन से एहतियात करना चाहिए और कुछ और कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए। मगर एक ब्रेक के बाद मैं आपके साथ इसका जवाब लूँगी, ठीक है? टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हारिस से हर्निया के ऊपर, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि टाइप्स ऑफ सर्जरी क्या क्या है इसमें? अच्छा, इसमें पहले जो कन्वेंशनल सर्जरी होती थी वो कट लगा के की जाती थी, हर्निया के ऊपर बड़ा सा कट लगता था और उसके ज़रिए ऑपरेशन होता था। उसमें है कि मरीज़ को थोड़ी सी पेन ज़्यादा होती थी और उसका जो रिकवरी टाइम है वो बढ़ जाता था, 3 से 4-5 दिन उसको रिकवरी में लग जाते थे। अब आजकल जो जदीद तरीका इलाज है वो कैमरे वाला ऑपरेशन है, जिसको आमतौर पर लेज़र वाला ऑपरेशन भी कहा जाता है। तो वो हम छोटे से 2-3 होल्स करते हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर से कैमरा और अपने इंस्ट्रूमेंट्स डाल के, तो वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसको कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में, वो हम करते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि मरीज़ का एक तो पेन बहुत कम होती है और उसका जो रिटर्न टू वर्क है, यानी कि अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ बिगिन करना, वो 3-4 दिन अपना रूटीन में आ जाता है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चार्जेस कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं? हाँ, ये बड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर्निया की सर्जरी एक जो बड़ी टेक्निकल सर्जरी है। इसके अंदर क्योंकि हम मोस्टली केसेस में बाहर से एक जो फॉरेन मटेरियल है, मैश है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए डाल रहे होते हैं, तो इसमें सफाई सुथराई का ख्याल हमें बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। थिएटर आपके क्लीन होने चाहिए, आपके इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन होने चाहिए,
पेशेंट क्लीन एंड नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और जो सर्जन कर रहा है उसको भी इस बात का ख्याल, हम इवन इतना भी ख्याल रखते हैं कि एक्स्ट्रा लोग भी थिएटर के अंदर मूव ना करें कि कोई बाहर की इन्फेक्शन अंदर थिएटर में ना ले आए कोई। अच्छा, तो एक तो बहुत एहतियात से सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, और पहली सर्जरी जो हर्निया की होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप रिकरेंट अगर बार बार हर्नियाज हो रहे हैं तो सर्जरी मुश्किल से मुश्किल तर होती जाती है। अच्छा, मेरे एक जानने वाले हैं, उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद वो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, तो उनको जो है ना सुबह शाम 2 ड्रिपें चलती थी एंटीबायोटिक की, तो वो बड़ा पेन में भी थे, चीखें मारते थे, सूख गए थे बिल्कुल। तो ये इस तरह की भी तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, इट्स वेरी पेनफुल, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अगर कोई सफाई सुथराई का ख्याल ना रखा जाए, वैसे पूरा ख्याल रखने के बावजूद देखिए इट इज़ जब आप सर्जरी करते हैं तो देयर इज़ अ कॉम्प्लिकेशन रेट। वो ऐसे ही है जैसे आप रोड पे निकलें और आप कहेंगे एक्सीडेंट के चांसेस 0 हो जाएं, तो वो 0 नहीं हो सकते। अच्छा, तो अच्छा, ये जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, अगर उनको हर्निया हो गया है तो क्या आप लोग उनको ये सजेस्ट करते हैं कि इनको ऑपरेट करना है या फिर उनकी फ़िटनेस पे डिपेंड करता है। अगर वो बेसिकली हमने बेहोश करके ऑपरेशन करना होता है, अगर वो बेहोशी के लिए फ़िट हैं, वैसे वो चलते फिरते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि उनको बेहोशी में और ऑपरेशन के 1-2 घंटे का जो ऑपरेशन है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि वो ऑपरेशन ही करवाएं। ठीक है। अगर कोई उनका ऐसा इशू है कि वो बेहोश नहीं हो सकते, तो फिर उनको हम एडवाइस करते हैं कि कब्ज़ ना होने दें, खांसी ना होने दें, भारी चीज़ें ना उठाएं, एहतियात रखें, एहतियात करें। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बता दीजिए, हर्निया के पेशेंट्स को वेट उठाना बिल्कुल सख्ती से मना होता है। हाँ जी, बिल्कुल, मतलब मैंने देखा है अगर कोई पेरेंट्स हैं जिसमें से किसी को अगर हो गया हर्निया, तो वो अपने बच्चों को भी गोद में उठाते नहीं, उनको मना होता है सख्ती से। उससे क्या होता है, वो फट जाएगा क्या वेट उठाने से? जो आप मैंने को पहले बताया कि जो वेट उठाने से पेट पे स्ट्रेस पड़ता है, जो पेट के अंदर एक वीकनेस है, सुराख है, फिर वो जो अंदर की चीज़ें हैं वो मज़ीद बाहर आने की कोशिश करती हैं। तो इस वजह से जो पहले थोड़ी सी चीज़ बाहर आई हुई है, जब आप वेट उठाते हैं वो मज़ीद बाहर आते हैं और वो चर्बी बाहर आ जाती है, और फिर ऑपरेशन, जब पहले छोटा ऑपरेशन होना था अब वो बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये भी मसला। अच्छा, जिसको अब हर्निया नहीं है, वो अगर पहले से कोई ऐसी एक्सरसाइज या स्ट्रेचेस या कोई ऐसी एहतियाती तदबीर अगर कोई चीज़ यूज़ कर सकता है, जैसे कोई ऐसे एक्शंस जिसमें वो जो चीज़ें बाहर आ जाती हैं पेट से, ऐसी फीलिंग्स भी आती हैं, वो पेट के अंदर है, टाइट रहे, कोई ऐसे स्टेप्स हैं, कोई ऐसी एक्सरसाइज है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कहूँगा कि जिनका वेट ज़्यादा है, ठीक है, उनकी जो वॉल है वो वीक हो जाती है, अपना वेट कम करें, ठीक है, एक्सरसाइज से अपना जो वेट है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, और फिर प्रॉपर जिम के साथ अपने जो पेट की दीवार है, मगर इसमें तो वॉक भी ज़्यादा मना होता है ना, ज़्यादा। हाँ, अगर हर्निया हो जाए तो वॉक, मतलब और जब नहीं हुआ है तो फिर हाँ, नहीं हुआ तो आप वॉक भी लाजमी करें, ठीक है, आप एक्सरसाइज भी लाजमी करें, और अपनी जो वेट को मेंटेन करेंगे, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और पेट की दीवार की एक्सरसाइज करेंगे, तो हर्निया के चांसेस आपके कम हो सकते हैं। लास्ट में एक बार हम ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं। एक, वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, जिनका ओवरवेट है, उनको हर्निया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, किसको? जिसमें दायमी खांसी होती है, दायमी खांसी वालों को, ठीक है, दायमी कब्ज़ वालों को, दायमी कब्ज़ वालों को, और जिनका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि उन्होंने वेट ज़्यादा उठाना होता है। हाँ, जैसे मजदूर तबका, मजदूर तबका, उनमें ये बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टर वगैरह, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, वेट लिफ्टर होते हैं, उनको भी ये आमतौर पर वो यंग लॉट होती है, उनमें चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते, बल्कि वेट लिफ्टिंग से तो आपकी जो नॉर्मल दीवार है वो मजबूत होती है। अच्छा, हाँ, अगर बेबाज़ दफ़ा 20-22 साल की उम्र में कोई बचपन में छोटा सा हर्निया जो मिस हो गया हो, जो कि उसको पैदाइशी हर्निया था, बहुत छोटा था, वो मिस हो गया, वो वेट उठाने से एविडेंट हो जाता है, वो पहले से ही होता है। कोई ऐसी डाइट भी है तो बता दें, ताकि अगर हम बता सकें फाइनल। हर्निया के लिए पर्टिकुलर डाइट तो कोई नहीं है, बस ये है कि आपने ऐसी डाइट लेनी का कोई कब्ज़ ना हो, और एक ओल्ड एज के लिए, तो कब्ज़ के लिए कोई चीज़ भी बता दें साथ साथ। वो आमतौर पे आप जो है कि आप अपनी सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, छिलके का इस्तेमाल अपनी डाइट में करें, दही का इस्तेमाल अपनी डाइट में रखें, ठीक है, और जो है प्रोटीन डाइट है, सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन। कितने टाइम छिलका इस्तेमाल करना है? हर खाने से, मील से पहले? अगर आप नॉर्मल है तो आप रात को अगर सोते वक्त छिलका इस्तेमाल कर लें, और आप दिन में अगर एक आपको नॉर्मल स्टूल आ जाता है, सॉफ्ट स्टूल, इट्स इनफ। अच्छा, ठीक है, थैंक तो यू। आपने अपने उसको लिहाज से एडजस्ट करना होता है। एक और चीज़ मैं फिर से बता दूं कि जो छिलके का भूसा, जो आप जब छिलका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें जो बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, वो पानी में क्या करते हैं, पहले छिलका जो है ना ऐसे पानी लेते हैं, नीम गर्म भी ले लेते हैं, और उसके बाद उसको अंदर डाल के ना थोड़ी देर उसका मुँह खोलते हैं। जब वो मुँह खोलते हैं वो बिल्कुल चिप चिप, बिल्कुल एक लई और आटा सा बन, वैसा छिलका नहीं, आपने अगर डालना है तो फ़ौरन डाल के उसको डाइल्यूट करके बस पी जाना है। उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको पानी में डालें और जस्ट आप ले लें, पानी मुँह में डाल के पानी ऊपर से पी लें, वो ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेट करना, इसको लई का वो पूरा बना देते, चिपका देते गोंद करके। और कितने चम्मच लेना है सुबह शाम? तो आप आपके डिपेंड करता है। अगर 1 चम्मच से आपको स्टूल आ रहा है नॉर्मली, तो आप 1 चम्मच ले लें, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, तो नेचुरल रेमेडी है उसकी। ठीक है, तो आप थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारी रहनुमाई की है, और जो पेशेंट हैं, जो नहीं भी हैं, एहतियाती तदबीर भी हमने आपको समझा दिया, और क्यों होता है ये भी बता दिया, और इलाज किस तरह के हैं, किस टाइप्स के, वो भी आपको समझा दिए। तो अपना ख़ास ख्याल रखिए और इस हर्निया से बचिए। ठीक है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हमारे सेट पे हमारे पास हमारी टीम का हिस्सा है मलिक सिद्दीकी साहब। आज उनकी हैप्पी बर्थडे है, तो मलिक सिद्दीक साहब आपको हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। आप आज के दिन पैदा हुए, आपने एहसान किया, आप आज के दिन जो है इस दुनिया में आए, अल्लाह ताला का एहसान है, ठीक है। फिर आपने इतनी मेहनत की, इतनी मुशक्क़त की, अपना नाम बनाया, काम हासिल किया, काम में दिल लगाया, फिर आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स सब आपसे बहुत हैप्पी हैं। तो इसलिए हम भी आपसे बहुत हैप्पी हैं। आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, और हम आपको ऐसे ही छेड़ते रहें, आपको तंग करते रहें। और बहुत सारी जुगते हम उनको मारते, मगर हमें वो कुछ भी नहीं मारते, तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मलिक सिद्दीक साहब, हैप्पी बर्थडे, ठीक है जी। और आज वो जो है पूरे 82 के हो गए, अल्लाह ताला उनको और लंबी उम्र अता फरमाए। चले जी, आज हम बात करेंगे गुड टच बैड टच के ऊपर। अब गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, आधे लोगों को तो ये समझ नहीं आती। ये पता है, ये सब हमारी एलीट क्लास जो है, हमारी बहनें हैं, उनको ये चीज़ें पता है, मगर बाकी मैंने देखा है बहुत से ऐसे तबके हैं जिसमें बहुत से ऐसे क्लास हैं, उधर ये नहीं पता कि गुड टच और बैड टच की बात हम क्यों कर रहे होते हैं। स्पेशली फॉर किड्स, हमें बच्चों को बताना चाहिए, किस एज में बताना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे अलामात हैं जो पे जिनमें स्पेशली बच्चों को ये बताना चाहिए कि इस टाइम पे ये गुड टच और बैड टच क्या रिएक्शंस कर सकते हैं। तो फिर आप हमारे प्रोग्राम में कॉल भी कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है या कुछ सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ गो हेड, क्योंकि आज इस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर बिस्मा एजाज, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं ऑन सेट हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आने का। माय प्लेजर। तो सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ये गुड टच और बैड टच में अहम फ़र्क क्या है? दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं फ़िज़ा। टच, पहले तो जनरली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, टच इज़ समथिंग जिसमें आप के साथ कोई भी ऑपोजिट जेंडर का या सेम जेंडर का किसी भी एज का पर्सन जो फिज़िकली इन कांटेक्ट आता है। अब गुड टच और बैड टच जो है उसमें मेजर डिफरेंस ये है कि गुड टच इज़ समथिंग विच व्हेनेवर हैपन्स तो आप प्रोटेक्टेड फील करते हैं, आप उस पर्सन की अपने साथ कंपनी सिक्योर्ड फील करते हैं, आप उसके टच को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, यानी आपकी बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रही होती है। जैसे आपके कंधे पे कोई थपकी देता है, आपको चेहरे पे जो है वो हाथ से ऐसे सहलाता है, ये वो टच है जो गुड टच है। लेकिन बैड टच जो है वो इट्सेल्फ हमें इंस्टिंक्टिवली ही उसको फाइट बैक करने की जो एक ख्वाहिश होती है वो हमें अपने अंदर महसूस हो रही होती है। जैसे आपको कोई अनफेयर स्टेयर भी कर रहा हो, घूर रहा हो, तो ये भी एक तरह का ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो बेसिकली बैड टच वो चीज़ है जिसमें आपकी बॉडी पे कहीं पे भी किसी भी हिस्से पे कोई भी पर्सन आपको इस तरीके से टच करे कि आप अनकंफर्टेबल फील करें, आप इनसिक्योर्ड फील करें, एंड यू डोंट वांट दैट पर्सन अराउंड। वो किसी भी तरह का टच हो सकता है, वो अगेन पैटिंग ऑन योर चीक और पैटिंग ऑन योर शोल्डर, वो किस तरह से किया जा रहा है, उसकी वाइब आपको कैसे महसूस हो रही है, वो बैड टच में आ जाता है। अब यूजुअली ये होता कैसे है और कौन इसके प्रेडिटर्स होते हैं? कोई भी पर्सन हो सकता है आपके सोशल सर्कल में, जैसे आपके ख़ानदान के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हो सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल प्लेस पे लोग हो सकते हैं, जो कि आपको इस तरह के एक्सपीरियंस से गो थ्रू करवाते हैं। ज़्यादातर लोग जो यूथ शिकार होती है इसकी, वो बच्चे हैं जो कि बहुत अर्ली एज बच्चे होते हैं, यानी कि 2 साल 3 साल 4 साल। और हम इसीलिए देखते हैं कि आए दिन हमें रेप केसेस जो हैं जो कि अर्ली बच्चों के साथ हो रहा होता है, जिसमें सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है उनके साथ, उसके रिपोर्टेड केसेस पता चल रहे होते हैं। बिकॉज़ इसकी रीज़न ये है कि उन बच्चों के जो माँ बाप हैं वो उनको अवेयरनेस नहीं दे रहे होते कि हमें उस सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कैसे करना और आइडेंटिफाई कैसे करना है कि दैट पर्सन हु इज़ टचिंग अस वो ठीक नीयत से कर रहा है या गलत नीयत से कर रहा है। सो दिस इज़ समथिंग विच आई एक्सप्लेन अबाउट। पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को मौसर तरीके से कैसे बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि व्हाट इज़ द गुड टच एंड बैड टच? 2 इम्पॉर्टेंट मीडियम्स हैं जो कि बच्चे की लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक है पेरेंट्स और एक है उनके स्कूल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी एज के बच्चे जो हैं उन्हीं को ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गुड टच और बैड टच के एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। गुड टच इज़ ऑब्वियसली ओके, बट बैड टच इज़ दैट जिसको अवॉइड करना चाहिए। अब पेरेंट्स आमतौर पे शर्मिंदगी महसूस करते हैं इस किस्म की बात करते हुए, जो कि थोड़ी सी प्राइवेट बात होती है, और वो बच्चों के साथ किसी लेवल पे भी, क्या एडोलेसेंट लेवल पे भी जब आ जाते हैं या मैच्योर हो जाते हैं, 12 साल 13 साल 16 साल तक के बच्चे जो हैं उनके साथ पेरेंट्स बातचीत नहीं करते, कहते जी हमें शर्म आती है। भाई जिस औलाद को आपने पैदा किया है उससे क्या शर्म है, और जिस औलाद
जो औलाद आपसे पैदा हुई है उसको आपके साथ बात करते हुए किस चीज़ की शर्म बिल्कुल है। सही बात कह रही हैं। तो पेरेंट्स जो हैं मेरा ख्याल है वो तो परफेक्ट मीडियम होता है किसी भी बच्चे की फर्स्ट अवेयरनेस का या नॉलेज का। किस एज में हमें ये देना शुरू कर आम देना तौर चाहिए पे जो इनको बच्चे हैं awareness? अर्ली एज में, वो 2 या 3 साल तक के बच्चे जो हैं उनको भी अपने स्पेसिफिकली प्राइवेट पार्ट्स जो हैं उनके बारे में एक नो हाउ होनी शुरू हो जाती है कि दिस इज़ समथिंग विच आई शुड हाइड, ताकि ये भी वही उसी वजह से होता है कि बच्चे की ट्रेनिंग ही शुरू से इस तरीके से की जाए। और माँ अभी बाप तो चाहे लड़का है या लड़की, चाहे बच्चे लड़का है दोनों या लड़की को ही डेफिनेटली बताना है। तो मेरा ख्याल है जब उसको एक अवेयरनेस हो गई है अपनी बॉडी की, जिसमें उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन का पता है, अपनी जेंडर का पता है, तो उसी एज में बच्चे के साथ माँ बाप जो हैं वो बहुत लाइट मोड में बच्चों की तरह समझाते हुए, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एडल्ट्स की तरह बात करें, आप उनको ये बता सकते बेटा इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद समवन, अगर आपको कोई आंटी कोई अंकल अच्छे नहीं लगते तो आपने हमें बताना है। आपके साथ कोई ऐसे बैठता है जिससे आपको अच्छा नहीं लगता तो आपने हमें बताना है। और उससे पहले भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बच्चे को बता दें कि आपने किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं बैठना, आपने किसी स्ट्रेंजर के से कुछ लेके नहीं खाना। आप शुरू ही यहाँ से करेंगे तो उसको पता होगा कि कौन मेरा जानने वाला है और कौन मेरा जाने वाला, तो 50% आप उसको वैसे ही सेव कर लेते हैं। प्लस पेरेंट्स को कहीं पे भी चाचा ताया फुफ्फो फुफ्फा लाइक किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये मतलब इट इज़ वेरी बिग थिंग, बट हमारे कल्चर में ज़्यादातर प्रेडेटर्स आप देखते हो तो वो घर का ही बंदा होता है। तो पेरेंट्स का काम है अपने बच्चे की हिफाजत करना। आप बच्चों को बगैर सुपरविजन के किसी भी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के साथ मत भेजें, चाहे वो मेल है या वो फीमेल है, बिकॉज ऐसे ही मौकों पे फ़ायदा उठाते ट्रेंड हैं में लोग। भी है, प्ले डेट के लिए भेजा जाता है दूसरे बच्चों के घरों में जो स्कूल के उनके सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सारे अपने फ्रेंड्स होते हैं। अब क्योंकि पेरेंट्स मोस्टली आपस में नहीं मिल रहे होते, मगर बच्चे जो हैं जब छुट्टियां आती हैं तो वो कहते हैं हमें प्ले डेट के लिए जाना है, ठीक है, और वो पूरा पूरा डे स्पेंड कर रहे होते हैं। अब वो बेटियों को भी भेजा जा रहा होता है, बेटों को भी भेजा जा रहा होता है, तो वहाँ पर तो ये चीज़ों का पता नहीं होता। मेरा ख्याल है फिज़ा, मैं तो जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ या मैंने जब अपना बचपन गुजारा तो वी वर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर। चलो वो तो एक टाइम बहुत पुराना था, लेकिन आज के दौर में भी पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को किसी और के साथ भी भेज के, किसी ड्राइवर के साथ भेज दिया या किसी फ्रेंड के घर भेज दिया, वो केयर फ्री हो जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आपने अगर फ्रेंड्स के साथ उनका गेट टुगेदर भी करवाना है तो यू शुड मेक श्योर दैट इट इज़ अ सिक्योर्ड एंड सेफ एनवायरनमेंट। अगर वो किसी फ्रेंड का घर भी है तो आप पहले उस घर में जाके देख चुके हो कि घर का माहौल कैसा है, उसके घर के रहने वाले लोगों के साथ आप मिल चुके हो। फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप बिल्कुल लैक ऑफ सुपरविजन के साथ बिल्कुल अनअटेंडेड बच्चे को वहाँ पे मत भेजें। आपकी अच्छा, जब तक आपने खुद एक तो ट्रस्ट बताया कि बिल्डिंग ना 2 हो। साल की उम्र में पहले तो प्राइवेट पार्ट्स को जो है हाइड कैसे करना वो बताना समझाना शुरू कर देना चाहिए जी। बच्चों। उसके बाद ये जो गुड टच बैड टच है, इसके बारे में प्रॉपर जो उनको काउंसलिंग करनी है वो किस एज में करनी है? जैसे क्योंकि अब ही तो स्कूल में भी हो रहा है, मगर एज क्राइटेरिया जरूर पूछना चाहूँगी। हाँ, अर्ली एज से ही, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है उसकी में ये फ़िलासफ़ी बेस्ड कॉन्सेप्ट है कि बचपन में जो बच्चे एक्सपीरियंसेस करते हैं उनका उनकी लाइफ पे आगे जाके एडल्ट लेवल पे बहुत सिवियर इफ़ेक्ट आता है। अब वो एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, द वे इट इज़ गोइंग, इसी तरीके से उनकी एडल्ट पर्सनैलिटी डेवलप होती है। हमारी सोसाइटी में जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत बुरी तरह से अब्यूज़ किया जाता है, चाहे वो फिज़िकल है, इमोशनल है या इवन सेक्सुअल है, एंड दे डोंट इवन आर अलाउड टू टॉक अबाउट इट। वो इस पर बात भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको पहले ही डराया धमकाया जाता है फ्रॉम द प्रेडेटर। और फिर बचपन से माँ बाप जब बात नहीं करते इस टॉपिक के ऊपर तो उनके अंदर एक शर्म और कन्फ्यूजन और नर्वसनेस का एलिमेंट भी एनहांस हो जाता है कि ये तो बहुत बुरी बात है, इस पर तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। माँ बाप को बच्चों को शुरू से ही कॉन्फिडेंस देना है कि इफ़ एनीथिंग हैपन्स विद यू, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, यू हैव टू कम टू मी एंड टॉक। अब किसी बच्चे के साथ ये हादसा पेश आता है बैड टच का और वो घर पे आके बता भी देता है, ठीक है, पेरेंट्स को, तो क्या इक़दामात करने चाहिए उस वक्त, फ़ौरन क्या रिएक्शन होना चाहिए? बैड टच को रिएक्ट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को पहले से ही माँ बाप ने बताया कि बेटा खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो आपने कैसे बिहेव करना है। वहाँ पे चुप करके नहीं बैठ जाना, वहाँ पे एकदम से अपने आप को डर महसूस नहीं करना। जैसे ही आपको फील हो कि प्रेडेटर आपके करीब आ रहा है या आपको टच करने की कोशिश कर रहा है, बी लाउड। यस, ओके, बिकॉज जो प्रेडेटर है वो भी उस वक्त अंदर से डरा हुआ होता है। उसके सामने बच्चा तो बच्चा है, लेकिन अंदर एक खौफ होता है कि ओहो अगर इसने रिटालिएट कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगा। तो उसके उस खौफ को बढ़ाना है, बजाय कि खुद खौफ ज़दा होना है, उस प्रेडेटर के खौफ को बढ़ाना है। अच्छा। तो शाउट करे,
हेल्प के लिए आवाज़ निकाले, चीखे कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, एंड वेरी कॉन्फिडेंटली है तो मुश्किल, मगर काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि Yes. अगर इस तरह के कोई रिएक्शंस या कोई एक्शंस हो जाए तो मुझे लगता है बच्चों की तो आवाज़ ही बंद हो जाती है। वो तो एक ट्रॉमे में चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो इस तरह की चीज़ अब देखिए ना, ये बच्चे के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस पैदा करना या हिम्मत पैदा करनी है, किसने करनी है? ये माँ बाप ने करनी है। पेरेंटिंग इसीलिए कहते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, एक इंसान का माँ बाप बनना, उसकी परवरिश करना इज़ नॉट दैट ईजी। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अब समथिंग हैपेंड, अल्लाह ना करे कोई ऐसे बैड टच का कोई रिएक्शन हो गया बच्चे के साथ, देन व्हाट इज द लाइक प्रोसेस, लाइक क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, इमोशनल एट द पीक, कि इफ़ ही गॉड फॉरबिड हैज़ बिकम द विक्टिम ऑफ अ बैड टच, तो फिर पेरेंट्स जो हैं वो उसको ऐसे घेर लें जैसे आपके अलावा उसका प्रोटेक्शन वाला कोई बंदा है ही नहीं। मोरल सपोर्ट फौरन उसकी बननी है। फौरन, मतलब वो आप फिजिकल कंफर्ट दें, उसको हक करें, अच्छा। उसको बताएं बेटा इट हैज़ हैपेंड, ओके फाइन, वी विल डील विद इट। उसको ये एहसास ना बताएं, ना उसके सामने बैठ के डिस्कस करें, ओहो इसके साथ क्या हो गया। जैसे मैं अक्सर टीवी पे देख रही होती हूँ तो जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बन रही होती हैं, जैसे कोई लाइव एंकर जो है वो किसी का इंटरव्यू कर रहा है, अब कोई बच्चा या बच्ची अब्यूज़ का शिकार हुआ है, पेरेंट एक तरफ बैठा हुआ है, एक तरफ विक्टिम बैठा हुआ है, दरमियान में एंकर बैठा हुआ है, और वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करी जा रहा है, आपके साथ किस वक्त हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। अब बच्चा ऑलरेडी एक ट्रॉमा में है और आप अपनी उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए उसको और ज़्यादा थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने देखा एक बच्ची थी, उसके साथ इस तरह का कोई ट्रॉमा हुआ, एंड शी वाज हार्डली मेरे ख्याल से 11 इयर्स ओल्ड। तो वो अस्पताल के बिस्तर पे लेटी हुई थी, ठीक है, उसके तो पेरेंट्स भी सामने नहीं थे, तो वो कोई चाचा या ताया उसके कैमरे के सामने आके बात करते, तो अखबारी रिपोर्टर जो है वो पूरी शक्ल दिखा रहा है उसकी कि बच्ची के साथ ये हुआ, उसने चीख मारी, उसने कहा बचाओ, इस तरह के आवाज़। ये जो यूट्यूबर हैं, ये जो बकवास घटिया 2 टके के वेले फ़र्ग यूट्यूबर है ना, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको गैरत आनी चाहिए। उस बच्ची के साथ अगर कोई ज़्यादती हुई है या इसके साथ बैड टच हुआ है तो ठीक है, उसकी इस तरह की स्टोरीज़ ले लेके अपने थंबनेल गंदे बना के, गंदे गंदे लफ्ज़ों वाले गंदी तस्वीरें लगाकर तो उस बच्ची की ज़िंदगी ख़राब करें, छोटी सी बच्ची। उसके साथ अगर कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ भी है तो इस तरह की बकवास अपने सिर्फ चैनल को प्रमोट करने के लिए, अपने इस रेटिंग के लिए, थोड़े से टके के पैसे कमाने के लिए किसी की बच्ची की ज़िंदगी शक्ल दिखा दिखा के ख़राब करें। कल को उसकी शादी नहीं होनी, कल को उसे बड़ा नहीं होना, में होते हैं कि माशरे को कैसे फेस करेगी? इनको कोई ऐसा चीज़ मिल जाए जिसको ये बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताएं और उस पर्दगी पर बात करें। आप ये देखें, ये बच्ची जिसका आप जिक्र कर रही हैं, वो ये चीज़ जो फेस कर रही है, 11 साल एक बहुत ट्रिगर्ड एज है इस सब चीज़ का इफ़ेक्ट लेने में। वो जब 4 साल 5 साल बाद मैच्योर होगी तो उसके अंदर कितना खौफ होगा, उसके अंदर कितनी तकलीफ होगी। अच्छा, थैंक यू सो मच, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था। आई नो कि ये टॉपिक ऐसा है कि इसके ऊपर तो हमें मिसाल दे दे के लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, समझाना चाहिए। बस मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आपने का। अपने बच्चों का खास ख्याल रखें और ऐसे प्रोटेक्ट करके, ऐसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखें। और मैं आपको बताऊँ, उनको अच्छी तरीके से समझा दें कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। और पहली बात तो ये कि किसी का टच ही क्यों है, चाहे औरत हो या मर्द हो। ये जो दूर के चाचा दोस्त अहबाब आते हैं ना और आपके बच्चों को चुम्मा चाटी पप्पियां चुम्मियां करके, हगियां करके ना आपको उनके मजे लेके चले जाते हैं, दिस इज नॉट अलाउड। कोई भी आपके बच्चे का ना सगा कुछ हो सकता है, ना कोई आप जैसा बन सकता है, तो नॉट अलाउड। बच्चों को छूना ही नहीं है, मैं तो कहती हूँ परमिशन के साथ क्या, छूना ही नहीं है, डोंट टच। खुदा हाफिज़।